आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गधों की चोरी पर एसपी के सामने जन सुनवाई की भी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते विधानसभा परिसर में पानी भर गया। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा थोड़ी ऊंचाई पर है, वहीं इसके नीचे बेसमेंट में कुछ दफ्तर भी बने हुए हैं जहां पानी भर गया। इस बीच कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी पानी के बीच विधानसभा में एंट्री करते नजर आए। पानी भरने की वजह से सीएम योगी को गेट नंबर 8 की बजाय गेट नंबर 1 से निकाला गया, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के नगर निगम कार्यालय में भी पानी भर गया। प्रयागराज में भी घंटों भारी बारिश हुई है। तेज बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में सड़कों और घरों में पानी भर गया। आलम यह है कि यहाँ जॉर्ज टाउन थाने में पानी भर गया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी थाने में पानी के बीच कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठे नजर आए। लखनऊ की सड़कों पर कहीं लोग नाव लेकर उतरे तो कहीं लोग पानी के बीच मस्ती करते नजर आए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जन सुनवाई केंद्र में गधों की चोरी का मामला सामने आया है। पशुपालकों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों में एक एक कर 25 से ज्यादा गधों की चोरी हुई है और इसकी शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद सभी पशुपालकों ने जन सुनवाई में एसपी से गधों को ढूंढने की गुहार लगाई है। पशुपालकों का कहना है कि गधों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। ऐसे में गधों की चोरी हो जाने से उनकी आजीविका खतरे में आ गई है। बिहार के किशनगंज में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद किशनगंज पहुंचे, जहां जेसीबी से उन पर फूल बरसाकर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता थिरकते भी नजर आए। मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश के चलते लखनादौन इलाके में रोटा नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से कई स्कूली बच्चे पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए मौके पर जेसीबी लगाई गई और जेसीबी की मदद से बच्चों को नाला पार कराया गया। फिर जब पानी का बहाव कुछ कम हुआ तब जाकर स्कूल वैन को भी नाले से बाहर निकाला गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सरकार में बड़े पदों पर बैठे गैर जिम्मेदार अफसर और सड़े हुए सिस्टम से जुड़ी हुई है। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर इन दिनों सुर्खियों में है। यूं तो इस इलाके की पहचान यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से हुई मौत की वजह से ये सुर्खियों में है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ब्लेम गेम हो रहा है। यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए और साथ ही एमसीडी को भी आड़े हाथों लिया। ऐसे में जरूरी है कि गैर जिम्मेदार अफसरों और सड़े हुए सिस्टम से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जबरदस्ती डिटेन किया जा रहा है हम लोग साइड में रोड पे खड़े होकर बोल भी नहीं सकते। ऐसा हम लोग के साथ डिटेन किया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट को एकदम खत्म किया जा रहा है और जबरदस्ती की जा रही है। जितने भी लोगों ने अपना जान खोया है और जितने जो बेसमेंट में क्लासेज चल रही थी और एक क्लास में 1500 से 2000 बच्चे लगते हैं। आज सुबह ही पुलिस ने कुछ बच्चों को डिटेन किया और इस प्रोटेस्ट को जो पीसफुल था उसे डिस्पर्स करने की पूरी कोशिश की जा रही है और अभी भी हम पीसफुली गैदर हो रहे थे, वहाँ पे भी पुलिस अपने फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। हमें एक बात बताओ, हम प्रोटेस्ट जब हम पीसफुली कर रहे हैं तो पुलिस हमें रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रही है प्रोटेस्ट से? वी आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, इट्स एन आर्टिकल, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ अस। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग संस्थान में हुए हादसे में 3 युवाओं की मौत के बाद साथी छात्र इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।
लेकिन दिल्ली पुलिस इंसाफ की इस लड़ाई को लगातार दबाने की कोशिश कर रही है और प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन डरा धमकाकर हिरासत में ले रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से मुखर्जी नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र जो सड़क पर पहुंच गए हैं और बाकायदा रोड ब्लॉक यहां पर कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके आप देख रहे हैं पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है और सबसे खास बात यही है कि छात्र मानने के मूड में इस वक्त नहीं है। क्या कह रही है पुलिस? सर हमें हटाने की कोशिश कर रही है। हम बोल रहे हैं हमें आधा घंटा बैठने दीजिए, आधे घंटे में हम हट जाएंगे। ये लोग हमें फोर्स कर रहे हैं हटाने के लिए, कानून तोड़ने का हवाला दे रहे हैं, बट हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम अपना पीसफुली यहाँ बैठना चाहते हैं। हमारी मांगे ये हैं कि जो रियल कैजुअलिटी है उसको, जो कैजुअलिटी जितनी हुई है एग्जैक्ट नंबर बताया जाए, जो जितनी सारी लाइब्रेरियां हैं जिनके फीस बड़े हैं उसको हटाया। देखेंगे कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बाकायदा ये कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पर प्रशासन हमारे पास नहीं पहुँच जाता है। हाथों में तिरंगा और दिल में न्याय की उम्मीद लिए ये छात्र प्रदर्शन तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक मौत के मुंह में समाये छात्रों के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल जाता। ओल्ड राजेंद्र नगर में आज प्रदर्शन का चौथा दिन है और प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि ये उनके हक की लड़ाई है और ये यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें इंसाफ का भरोसा नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रदर्शन में शामिल कई छात्रों का आरोप है कि उनकी मांगों को सुना ही नहीं जा रहा, जिसके बाद इनका प्रदर्शन भूख हड़ताल में बदल चुका है। राव आईएएस के सामने बैरिकेडिंग के अंदर बैठे ये छात्र जो पिछले कई दिनों से धरने पर थे, अब भूख हड़ताल पे आ गए हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनकी बातें, जो इनकी मांगें थी वो सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए ये अब धरने की जगह इन्होंने भूख हड़ताल पर ये बैठ गए हैं। तमाम ये देखिए यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं, ये उसी वारदात के बाद से, हादसे के बाद से ये सभी के सभी छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे थे। कब से आप लोग बैठे हैं? हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जिस टाइम घटना हुई उसके जस्ट बाद से हम लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लेकिन प्रोटेस्ट की मेन मांग क्या है? और कल हम लोग 3 बजे से हंगर स्ट्राइक पे हैं। मांग क्या थी आपकी और क्यों प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक में बदला? एक्चुअली हमारी मांगे बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है क्या ये बता? हमारी मांगे ये है कि सबसे पहले उन लोगों को मुआवजा दिया जाए जिनके बच्चे डेथ हुए उस घटना में। ये मांगे अभी बिल्कुल मांगी नहीं, ये पूरी नहीं हुई। प्रदर्शनकारी छात्र लापरवाही का शिकार हुए युवाओं के पीड़ित परिवार वालों को मुआवजे के साथ ही अवैध लाइब्रेरी और ऐसे संस्थानों को पूरी तरह बंद करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सर और मांगे हैं कि जितने भी इलीगल लाइब्रेरीज जो बेसमेंट में चल रही हैं उनको बैन करना चाहिए। और जो किया सीज तो किया, कल काफी को सीज किया, 2-4 कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फिर से 1 हफ्ते बाद खुल जाएंगी। उन्हें परमानेंटली सीज की मांग है। और जो इसके मेन कल्प्रिट हैं, जो इस घटना के मेन कल्प्रिट है, जो एमसीडी ऑफिशियल्स हैं और जो राउज एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऊपर FIR हो। कल डेलीगेट्स गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सर, वो भी रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट करके भेज दिया। हम लोग के बीच से लीडर को लिया ही नहीं। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों का दावा है कि अवैध रूप से चल रहे बेसमेंट वाले कोचिंग सेंटरों पर MCD की कार्रवाई के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर और इसके आसपास के इलाकों में लाइसेंस प्राप्त लाइब्रेरियों ने अपनी फीस दोगुनी कर दी है। लाइब्रेरियां ऊपर थी, टॉप पे थी, उन्होंने अपनी रेट 3 गुना ज्यादा कर दिया। 3-3 हजार रूपये लाइब्रेरी के ले रहे हैं। अभी पहले वही 1000-1200 रूपये रेट हुआ करता था, अब 3-3 हजार रूपये लाइब्रेरी का रेट ले रहे हैं वो। और अभी कुछ दिनों बाद मेंस का एग्जाम है, तो बच्चे, इतनी गर्मी हो रही सर, आप देख रहे हैं, तो इस पे जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वहीं इस हादसे से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें हादसे का ठीकरा कोचिंग संस्थानों पर ही फोड़ा गया है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि इन कोचिंग सेंटर ने नालियों पर अवैध निर्माण करवाया है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, जो मुझे 29 तारीख को दी गई। MCD द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर
वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। शुरुआती जांच रिपोर्ट में भले ही कोचिंग संस्थान को हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया हो, लेकिन सवाल यह है कि मनमानी करने वाले कोचिंग संस्थानों पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने आंखें क्यों मूंद रखी थी। अगर इन एजेंसियों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई होती तो ये हादसा न होता। हालांकि दिल्ली सरकार किसी भी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसके अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर और प्रीत विहार में अब तक 30 बेसमेंट सील किए गए हैं और कई कोचिंग सेंटर को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज्यादा जो कोचिंग सेंटर्स हैं, बेसमेंट्स हैं, उनको सील किया गया। मेजरली राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, प्रीत विहार में, और पूरी दिल्ली में 200 प्लस, मतलब 200 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन सबको शो कॉज नोटिस दिया गया है और आज से और आने वाले समय में उन सभी कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट को सील किया जाएगा। इस बीच कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के दौरान 3 छात्रों की मौत का मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सिस्टम की नाकामी दिखाती हैं। ये सब मिलीभगत से हुआ है, सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं, किसी एक को जिम्मेदारी तय करनी होगी। कोर्ट ने कल तक कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने एमसीडी डायरेक्टर को उपस्थित होने का आदेश दिया है और कहा है कि एसी में बैठे सीनियर अधिकारियों को बाहर निकलना होगा। सिर्फ जूनियर अधिकारियों को सस्पेंड करके मामले का हल नहीं निकलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। बता दें कि दिल्ली में 4 साल पहले मास्टर प्लान दिल्ली 2021 तैयार किया गया था। मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली में सीमित जगह और ज्यादा आबादी को ध्यान में रखते हुए बेसमेंट को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में बेसमेंट के क्या नियम हैं। बेसमेंट में पर्याप्त वेंटिलेशन की जगह होनी चाहिए। बेसमेंट की ऊंचाई 2.4 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। 50 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। बेसमेंट में सरफेस के ड्रेनेज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट होने चाहिए। बेसमेंट में किचन, टॉयलेट या बाथरूम नहीं होना चाहिए। संचालक के पास दिल्ली फायर सर्विसेज और समकक्ष अथॉरिटी की परमिशन होनी चाहिए। दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद पूरे देश में कोचिंग संस्थानों पर नकील डालने की मुहिम शुरू हो गई है। पटना में चर्चित टीचर खान सर के कोचिंग पर प्रशासन ने ताला लगा दिया। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद पटना में जिला प्रशासन की टीम भी एक्टिव हुई है। कल हमने देखा जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए जो तमाम अधिकारी हैं वो पटना के अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जायजा ले रहे थे और पटना के जो चर्चित शिक्षक हैं खान सर, उनके कोचिंग पर भी जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी। और इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये खान ग्लोबल स्टडीज है जो बोरिंग रोड में है और यहाँ पर ताला लटका हुआ। पहले यहाँ क्लासेस चल रहे थे लेकिन आज यहाँ ताला लटका है। जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि कोचिंग को फिलहाल बंद किया गया है। वहीं जीएनटी की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। हमने अवैध कोचिंग संस्थान के खिलाफ मुहिम चलाई है।
हमने मंगलवार को देश के कुछ अवैध कोचिंग संस्थानों की पड़ताल की थी, जिसमें लखनऊ की ये कोचिंग भी थी। हमारी खबर के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। तो राजधानी लखनऊ में अवैध कोचिंगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आज तक की खबर का असर हुआ है और ये वही कोचिंग है जहां से आज तक ने कल रिपोर्ट किया था और आपको दिखाया था यहाँ पर लटकता हुआ तार और यहाँ कोचिंग सेंटर का बोर्ड, और दोनों ही आप देखें आज यहाँ से गायब है। ना तार लटक रहा है और ना ही यहाँ पर कोचिंग सेंटर का कोई बोर्ड है, जबकि कल की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर का बोर्ड था। यहाँ पर देखिए कितनी सफाई से काम किया गया है। कल ही हम यहाँ आए थे और यहाँ पर सारे बोर्ड्स कोचिंग के हटा दिए गए हैं। ये ऊपर तक यहाँ बोर्ड्स लगे हुए थे। कोचिंग वाले जो अवैध तरीके से बच्चों की जान हथेली पे रख रहे हैं, वो डर के मारे अब यहाँ से एक्शन के बाद भागना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर हादसों के बाद भी शासन प्रशासन की नींद क्यों खुलती है? आखिर वक्त रहते इन कमियों पर गौर क्यों नहीं किया जाता? ऐसे में जरूरी है कि गैर जिम्मेदार और सड़े सिस्टम से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पटना से शशि भूषण, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ रामकिंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे। यूपीएससी ने रद्द की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केरल के वायनाड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए वायनाड में 82 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। वहीं इस मामले पर गृहमंत्री अमित शाह ने केरल सरकार पर भारी बारिश की चेतावनी को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ एससीआर को विकसित करने के लिए यूपी विधानसभा में बिल पारित हो गया। इसके तहत लखनऊ से सटे 6 शहर उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी के कई हिस्से एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन में आएंगे। जल्द ही इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। एससीआर के गठन के बाद इन सभी 6 शहरों का सुनियोजित विकास होगा। एससीआर के नक्शा मंजूरी और विकास परियोजनाओं के लिए नए नियम और मानक बनेंगे। इसकी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर कड़ी कार्रवाई की है। यूपीएससी ने एक्शन लेते हुए उनकी अस्थायी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही भविष्य में होने वाली किसी की परीक्षा में पूजा के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल पूजा खेड़कर ने यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए आयोग को फर्जी दस्तावेज भी दिए थे। इसके अलावा पूजा ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी निजी ऑडी कार में लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार की प्लेट लगवाई थी। बिहार के सारण में ईंट भट्टा की आड़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। कोलकाता स्टेट बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। रूप रहीमपुर में छापेमारी कर पुलिस ने ईटा भट्टा संचालक समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस अवैध कारोबार से जुड़े और भी आरोपियों की तलाश कर रही है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के सामने आ रही चुनौतियों की। देश की राजधानी दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का दावा है कि अवैध रूप से बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी पर एमसीडी की कार्रवाई के बाद कोचिंग हब ओल्ड राजेंद्र नगर और इसके आसपास के इलाकों में लाइब्रेरी चलाने वालों ने अपनी फीस दुगुनी कर दी है। एमसीडी की कार्रवाई से पहली या दूसरी मंजिल पर चल रहे लाइब्रेरी के मालिक छात्रों से 1 महीने का किराया 2,000 से 3,000 रुपए तक लिया करते थे, लेकिन अब 4,000 से 6,000 रुपए तक की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रामकिंकर सिंह ने कुछ छात्रों से बात की और साथ ही लाइब्रेरी का जायजा भी लिया। मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में, गांधी विहार में मैक्सिमम लाइब्रेरियां बेसमेंट में हुआ करती थी। तो अभी जैसे कि हमारे 3 साथियों की डेथ हुई, तब जाके थोड़ा सा एमसीडी को होश आया और उसने उस लाइब्रेरियों को सील किया, बंद किया। उसके बाद जो लाइब्रेरियां ऊपर थी, टॉप पे थी, उन्होंने अपनी रेट 3 गुना ज्यादा कर दिया। 3-3 हजार रुपए लाइब्रेरी के ले रहे हैं। अभी पहले वही 1,000-1,200 रुपए रेट हुआ करता था, अब 3-3 हजार रुपए लाइब्रेरी का रेट ले रहे हैं वो। और अभी कुछ दिनों बाद मेंस का एग्जाम है, तो बच्चे, इतनी गर्मी हो रही सर, आप देख रहे हैं, तो इस पे जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और हमें
केजरीवाल और मोदी जी से यही उम्मीद है कि बच्चों की समस्याओं को जल्दी जल्दी निपटारा करें। लाइब्रेरी की जो प्राइसेज हैं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो बेसमेंट की लाइब्रेरियां हैं उस पर कार्रवाई हुई हैं, और वो बेसमेंट की लाइब्रेरियां बंद होने की वजह से जो सेकंड और थर्ड फ्लोर की लाइब्रेरियां उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। जैसे कि जिस 6 घंटे का प्राइस यदि 1000 रुपये हुआ करता था तो 1500 रुपया हो गया, जो 10 घंटे का प्राइस 1800 रुपया हुआ करता था वो 2000 हो गया, जिस 24 घंटे का प्राइस 2200 से 2300 रुपये हुआ करता था वो आज डेट में 3000 रुपया हो गया। तो प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ी हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, जिस बायोमेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे वो कांड हुआ, वो यहाँ पे अभी भी बंद नहीं हो रहा है। कहाँ पर है वो बायोमेट्रिक? हर लाइब्रेरी में है सर, आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए, अगर लाइट कट जाती है, अगर वही सिचुएशन यहाँ भी हो जाता है तो लाइट कट जी, गेट लॉक, बच्चे उसी में रहेंगे। नेहरू विहार में कैसे लाइब्रेरी चल रही है आपको दिखाएंगे। ये सारांश लाइब्रेरी है और यहाँ पर आप स्थिति देखेंगे तो आपको दिखेगा कि देखिए मान्यता लाइब्रेरी है और फी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो 18 घंटे का 2300, 12 घंटे का 1500, 10 घंटे का 1300। तो ये बहुत सारे जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और दूसरी सबसे खास बात यही है कि जब आप इसको देखेंगे बड़े छोटे से रूम में है। यहाँ पर एक देखिए बाकायदा कितने सारे मीटर लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई बैठता भी है, मीटर भी लगे हुए हैं, फैन भी लगा हुआ है, तारों का जाल भी उलझा हुआ है। तो ये आप देखेंगे ये एक टॉयलेट है, देखिए कि जेंट्स और लेडीज टॉयलेट दोनों एक बनाया हुआ है, यानी जो बहुत जगह होती थी वो जगह भी यहाँ पर बहुत ही कंजेस्टेड है। मैं कहूँगा कि आप आइए दिखाइए जरा कि किस तरह का है। और एसी कैबिनेट के ठीक नीचे ये बना हुआ है और दूसरी तरफ हम दाखिल होंगे, ये आप देखेंगे कि किस तरह से लाइब्रेरीज में बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। हालांकि एयर कंडीशन यहाँ पर चल रहा है, लेकिन स्थिति आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चे यहाँ पर लाइट कटने की स्थिति में किस तरह से रहते हैं। मतलब अमूमन 1 से 2 लोगों का निकल पाना बहुत ही मुश्किल यहाँ पर है। और आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अमूमन कुछ ऐसी ही लाइब्रेरीज आपको दिखेंगी कंजेस्टेड है, मतलब एक वक्त में कई लोगों का बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेंगे, कैसे भी पढ़ लेंगे। तो अमूमन यहाँ पर एयर कंडीशन चल रहा है, फैन चल रहा है, लेकिन आप अगर देखेंगे कि एक चेयर से 2 चेयर के बीच में देखिए एक हाथ का भी फर्क नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हाथ का भी फर्क नहीं है और यही स्थिति आपको दिखेगी। कोई भी यहाँ पर स्थिति जो है आपको दिखाई देगी, यानी निकलना बड़ा ही मुश्किल है और अमूमन आने वाले वक्त में आसानी से निकला नहीं जा सकता। ये जरा देखिए। और सबसे खास बात यह है कि एंट्री भी एक है, एग्जिट भी एक है, सब कुछ एक ही है। फीस इधर बढ़ी है, सुविधा के नाम पर क्या है? सुविधा सर सुविधा के नाम पे यही है कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, वहाँ बाहर वाटर के लिए पानी है, एयर कंडीशन है, बाकी सुविधा नॉर्मल ही है। कोई ऐसी कोई यहाँ भी स्पेशल 2300 रुपए महीने का, 2300 रुपए। कोई इमरजेंसी गेट नहीं है, कोई इमरजेंसी गेट नहीं है जो कि होना चाहिए। नेहरू विहार का डी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आप देखेंगे कि एक और लाइब्रेरी जहां पर बच्चे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं और आप देखेंगे कि दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हुए आपको मिल जाएंगे। और अमूमन ये दिखाता है कि नेहरू विहार जो है और साथ ही साथ जो मुखर्जी नगर है, अलग अलग इलाके में कुछ इसी तरह से लाइब्रेरीज चल रही हैं। लेकिन शिकायत कई बच्चों ने ये की है कि उनका जो लाइब्रेरी में उनसे जो प्राइसेस वसूल किए जाते थे वो घटना के बाद से वो बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर बाकायदा जो रिजर्व सीट है उसके लिए अलग प्राइसेस हैं और जो नॉर्मल सीट है जो आएंगे उसके लिए अलग प्राइसेस हैं। ये देखिए, ये जो दरवाजा है वो इधर से गेट से दाखिल होते की ही आता है साथ ही साथ, और ये इस तरह से बंद हो जाता है। अब एंट्री अगर हम करते हैं उसके बाद से अगर एग्जिट हम यहाँ पर करते हैं तो एग्जिट आपको दिखाई देगा कि एग्जिट के लिए यहाँ पर ये मेल वॉशरूम का है, मेल फीमेल वॉशरूम। अच्छा, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इस दरवाजे से दाखिल होकर के ये आपको एक मेल वॉशरूम दिखता है। इधर बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही एक मेल वॉशरूम दिखता है और एक फीमेल वॉशरूम दिखता है और अमूमन साफ सफाई लग रही है। और ये जो गेट है आप देखेंगे, ये गेट यहाँ पर एग्जिट का गेट है और अमूमन ये पीछे की तरफ निकल जाता है और ये पीछे की तरफ आप देखेंगे कि यानी अगर आप दाखिल होते हैं तो सीढ़ियों से दाखिल होंगे, उसके बाद निकलेंगे तो बाहर दाखिल होंगे। मैम, जैसे लाइट चली जाती है तो क्या व्यवस्था है? लाइट चली जाती है तो अभी तो उसमें कोई वो नहीं है, इलेक्ट्रिशियन लगा हुआ है, इमरजेंसी बंद हो जाता है सब कुछ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? नेहा।
आप इसकी केयर टेकर हैं? हाँ जी। अच्छा, तो नेहा जी ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो स्थिति है, व्यवस्था है, तो हमने आपको दिखाया कि अलग अलग तरह से किस तरह से लाइब्रेरीज चल रही हैं नेहरू विहार और कोचिंग का हब माने जाने वाले मुखर्जी नगर के इलाके में। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह। न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 286 अंक उछलकर 81,741 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 94 अंकों पर चढ़ा। ये 24,951 पर पहुंच गया। आईटी, ऑटो, मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 350 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 71,950 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1100 रुपए की उछाल रही। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 85,600 रुपए पर पहुंच गई। खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देश की राजनीति में जाति को लेकर घमासान मचा है, क्योंकि बजट सत्र में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बजट के हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाकर अफसरों की जात पूछ ली। दरअसल राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि वो इसी सदन में जाति गणना का बिल पास कराकर दिखाएंगे। और जब बीजेपी की बारी आई तो सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और जाति का मुद्दा भी उठा दिया। हालांकि अनुराग ठाकुर ने तब किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी उनके भाषण के अनुचित हिस्सों को स्पंज कर दिया गया। जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति क्यों पूछी। इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। जब देश की संसद में लोकसभा के नेता विपक्ष के लिए जाति सबसे बड़ा मुद्दा हो, तो बाकी नेता इस पर ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? संसद का सत्र बजट के नाम पर चल रहा है, लेकिन देश की राजनीति में जाति का रंग घुल रहा है। श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया है। हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, हमारे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है। सर हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। और मैं कहूँगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करें। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। इन दिनों कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता हर जगह जाति पूछते चल रहे हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। और इसी जाति की बात जब संसद में उठी
तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली। फिर क्या था, इस अपमान पर संसद से सड़क तक घमासान छिड़ गया। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में भयंकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस मुद्दे पे। अखिलेश यादव जी बहुत आक्रोश में पूछते हैं, आप किसी की जात कैसे पूछ सकते हैं? फिर कहते हैं पूरे देश की जात पूछनी है। तो पहले मेरे भाई स्पष्ट कर दो, पूछनी है कि नहीं पूछनी है। और राहुल गांधी जी कहते हैं हम जनगणना करा के रहेंगे। दूसरी तरफ कहते थे बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ था, जनगणना नहीं वो तो हमने कराया, तेजस्वी यादव जी से बयान दिलवा दें कि कांग्रेस ने कहने किया। और फिर आपकी जहां सत्ता है वहां क्यों नहीं करवा रहे? करवाइए हिमाचल में, करवाइए तेलंगाना में। जहां इंडी गठबंधन की सरकारें पंजाब में, बंगाल में क्यों नहीं करवा रहे मेरे भाई? और कर्नाटक में तो हुआ रखा है, आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? इसीलिए कहना कुछ और करना कुछ और। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर के भाषण को हास्य और तथ्यों का शानदार मिश्रण बताते हुए उनकी प्रशंसा सोशल मीडिया पर कर दी और कहा कि इसे जरूर सुना जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे डाला। कांग्रेस ने संसदीय प्रक्रिया और नैतिकता का सवाल उठाया कि जब अनुराग ठाकुर के भाषण के कई हिस्सों को स्पीकर ने आपत्तिजनक मानते हुए सदन की कार्यवाही से हटा दिया, तो प्रधानमंत्री ने उसे सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट किया? हमने कहा है कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लिया था, प्रिविलेज कार्रवाई शुरू की। आपको लगता है एक्सेप्ट हो जाएगा ये? अरे वो तो इन मेजॉरिटी वाले नहीं करेंगे, लेकिन मेरी फर्ज बनता है जो गलत हुआ है उसको मैं आगे लेकर। बजट सत्र में बात अब बजट की नहीं बल्कि जाति पर केंद्रित हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। जहां देश में जाति जनगणना के असली मुद्दे से हटकर राहुल गांधी की जाति को लेकर लड़ाई चालू है। देखिए, ये अनुराग ठाकुर जो है ये गोली मारो छाप नेता है। इसको मंत्री भी नहीं बनाया तो बौखलाहट में वो परेशान है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अभी क्या है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों, ये डायरेक्ट सरकार को टारगेट करने पे लगे हुए थे। ये मोदी जी को टारगेट कर रहे थे। तो बीजेपी बहुत ही शातिर पार्टी है। उसने क्या किया? उसने अनुराग ठाकुर को आगे कर दिया। बहुत ही भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी उसने की। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं। तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है। दरअसल इंडिया गठबंधन की मांग भले ही वोट बैंक के नजरिए से सत्ता तक पहुंचने का सियासी हथकंडा करार दिया जा रहा हो, लेकिन सवाल ये भी है कि 2011 के बाद देश में आम जनगणना भी नहीं कराई गई है। ऐसे में सरकार किन आंकड़ों के आधार पर सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं का निर्धारण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात एक ऐसे गौशाला की जहां पर गायों के नाम रखने के साथ साथ उनकी जन्म कुंडली भी बनती है। ये खास गौशाला है बिहार के गया में। देखिए ये रिपोर्ट। ये गौशाला दूसरों से अलग है। गायें तो ऐसी आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन गायों के नाम और उनकी जन्म कुंडली भी हो,
ये नहीं देखा होगा। अगर करीब से देखना है तो बिहार के गया से करीब 28 किलोमीटर दूर मटिहानी गांव जाना पड़ेगा, जहां ये गौशाला है। लेकिन फिलहाल तो आप GNT पर इसकी खासियत जान लीजिए। इसका नाम है श्री राधा कृष्ण गिर गौशाला। यहाँ के हर गाय का अपना एक नाम है। कोई त्रिवेणी है तो कोई जानकी, कोई गायत्री है तो कोई गिरजा, और इन सब की जन्म की तारीख, समय और उसके हिसाब से उसकी जन्म कुंडली भी यहाँ के रजिस्टर में दर्ज है। खास ये भी है कि यहाँ सिर्फ गिर नस्ल की गायें हैं, गाय और बछड़ा मिलाकर पूरे 172। इस गौशाला को चलाने वाले ब्रजेंद्र चौबे बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक धरती पर जो सबसे पहले गाय हुई वो इसी गिर नस्ल की थी, और भगवान राम और कृष्ण ने इसी नस्ल की गाय का दूध पिया था। मूलतः गाय का जो मूल है वो गिर गाय से ही है उत्पन्न होना, और इसके दूध में इसके पास सूर्य केतु नाड़ी होती है। इसके हम्प में इसका जो पुट्ठा जिसको हम बोलते हैं अपने भाषा में, तो सूर्य केतु नाड़ी का ये काम है कि सोलर एनर्जी, जैसे सोलर पैनल जो काम करता है सोलर लाइट में, तो जैसे ही सूर्य उदय होगा, सूर्य के किरण गाय के पुट्ठे पे पड़ेगी तो सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाएगी, और वो स्वर्ण अवयव गोल्ड मिनरल्स जो है उसके पूरे बॉडी में, शरीर में फैलाती है। फैलाने के बाद उस गाय को जितनी आवश्यकता है उतनी रखेगी, बाकी उस शरीर से बाहर उत्सर्जित करने के लिए उसके गोमूत्र से, उसके गोबर से और दूध से, 3 तरीके से वो स्वर्ण युक्त अवयव जो है, वो गोल्ड मिनरल्स जो है वो बाहर आता है। इस गौशाला में सिर्फ गिर नस्ल की गाय रखने और उनकी जन्म कुंडली बनाने के पीछे एक खास मकसद भी है। ब्रजेंद्र बताते हैं कि उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में बहुला, सुशीला, कामधेनु जैसी गिर गाय का जिक्र पढ़ा और सुना है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि कभी न कभी ऐसे ग्रह, मूल, योग, नक्षत्र में जन्मी गाय उन्हें मिल जाएगी जिनकी कुंडली उन गायों से मेल खाती हो। और दूसरा ये कि गिर गाय के पंचगव्य से ग्रह, नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से औषधि बनाई जाती है जो अलग अलग रोगों के उपचार में काम आती है। गिर गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर के पानी को सामूहिक रूप से पंचगव्य कहा जाता है। हमारे कुंडली बनाने के पीछे का रहस्य, माने मूल स्वार्थ का ये है कि कोई ना कोई गौ माता, इतनी गायें हमारे पास हैं तो कोई ना कोई गौ माता ऐसे योग और ग्रह मूल नक्षत्र में पैदा हो जाए जो कि कहीं बहुला, सुशीला, कामधेनु के रूप में हमको मिल जाए। और दूसरी कि अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिएगा तो गायों की कुंडली के आधार पे हमारे पूर्वजों ने ये तय कर दिया है कि किस नक्षत्र और मूल नक्षत्र गोत्र में, समय में पैदा हुई गौ माता का पंचगव्य में से कौन सा पदार्थ किस रोग के लिए सबसे सटीक दवा के रूप में कार्य करेगा। इन गायों के पंचगव्य से यहाँ औषधियाँ भी बनती हैं, जिसे लेने दूर दूर से लोग आते हैं। करीब 8 साल पहले 2 गायों से शुरू हुई ये गौशाला अब 172 गायों का ठिकाना है। गया से पंकज कुमार, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए।